नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कमला दास की एक बहुत ही जानी मानी कविता माई मदर एट 66 के बारे में। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, आज हम इसकी कहानी या इसके जो इमोशनल पहलू हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाँ, हमारा मकसद कुछ और है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ साफ कहते हैं कि हमें इसे एक तरह से तकनीकी नजरिए से देखना है, परीक्षा के लिहाज से। एकदम सही। हम इसकी बनावट, इसमें इस्तेमाल हुए पोएटिक डिवाइसेस, थीम और टोन को समझेंगे। ताकि इसके हर तकनीकी हिस्से को आसानी से समझा जा सके। बिल्कुल। ये चर्चा उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो ये समझना चाहते हैं कि कवि अपनी बात कहने के लिए भाषा और तकनीक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम कविता की बनावट को परत दर परत खोलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा उत्तर लिखते समय जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बाहरी बनावट मतलब इसके फॉर्म से ही शुरू करते हैं। ये कविता किस रूप में लिखी गई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसका जवाब है कि ये किसी तय रूप में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कविता फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मतलब इसमें कोई तय तुकबंदी योजना यानी राइम स्कीम नहीं है, कोई मीटर नहीं है। तो पंक्तियां छोटी बड़ी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। और उनमें कोई जानबूझकर लय या संगीत बनाने की कोशिश नहीं की गई है। तो कोई नियम न होना भी एक तरह की तकनीक हुई। हाँ, ऐसा क्यों किया गया होगा? हाँ बिल्कुल। फ्री वर्स का इस्तेमाल यहाँ विचारों के एक दौदल प्रवाह को दिखाने के लिए किया गया है। जैसे हमारे मन में विचार आते हैं। एकदम। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे विचार तुकबंदी में नहीं आते, वो बस एक धारा की तरह बहते हैं। ये कविता भी वैसी ही एक धारा है। समझ गया। यानी कविता का रूप और उसका संदेश ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, अब आते हैं उन औजारों पर मतलब पोएटिक डिवाइसेस पर जिनसे इस कविता में इतनी जान आती है। हाँ, जो इसे खास बनाते हैं। शुरुआत सिमिली से करें। जरूर। सिमिली या सिमिली एक ऐसा डिवाइस है जहां लाइक या एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो अलग अलग चीजों की तुलना की जाती है। और इस कविता में तो इसका बहुत पावरफुल उदाहरण है। जी बहुत। वो पंक्ति है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। माँ के चेहरे की तुलना एक लाश से। हाँ, यहाँ माँ के पीले और बेजान चेहरे की तुलना सीधे सीधे एक लाश से की गई है। इसका मकसद बहुत साफ है। ये तुलना मौत के डर को बहुत तीव्रता से सामने रखती है। यह वाकई एक बहुत मजबूत छवि है। ये तो हुई कार के अंदर की बात, लेकिन कार के बाहर की दुनिया में तो हलचल थी, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और उस विरोधाभास को दिखाने के लिए कवि एक और डिवाइस इस्तेमाल करती हैं। वो क्या है? पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, यानी किसी निर्जीव चीज को इंसानी गुण देना। एकदम सही। कविता में पंक्ति है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। भागते हुए पेड़। हाँ, अब पेड़ असल में तो दौड़ नहीं सकते। दौड़ना एक मानवीय क्रिया है। यहाँ पेड़ों को दौड़ते हुए दिखाकर कवि कार के अंदर की स्थिरता के ठीक विपरीत बाहर की दुनिया की जिंदगी और ऊर्जा को दिखाती हैं। तो ये दोनों डिवाइसेस, लाश जैसा चेहरा और भागते हुए पेड़, हमारे मन में एक बहुत साफ तस्वीर बना देते हैं। जी, मेरे ख्याल से भाषा से तस्वीर बनाने की इसी कला को इमेजरी कहते हैं। एकदम सही पकड़ा। इमेजरी का काम ही यही है, शब्दों से पाठक के मन में दृश्य या कोई और संवेदना पैदा करना। जैसे जब वो कहती हैं डोज ओपन माउथ्ड, तो हमारी आंखों के सामने ऊँगती हुई माँ का एक स्पष्ट चित्र बन जाता है। बिल्कुल। और वैसे ही चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम से, घरों से बाहर उमड़ते हुए ऊर्जा से भरे बच्चों का एक जीवंत दृश्य बनता है। आपने अभी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का जिक्र किया। यहाँ स्पिलिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक तस्वीर बनाने के लिए है या इसका कोई और मतलब भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और ये हमें हमारे अगले डिवाइस पे ले जाता है जो है मेटाफर। मेटाफर यानी सीधी तुलना बिना लाइक या एज के। हाँ, यहाँ एक चीज को सीधे दूसरी चीज मान लिया जाता है। इस पंक्ति में बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, वे जवानी और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक हैं। और उनका स्पिल होना, उनका घरों से छलकना असल में उस अनियंत्रित ऊर्जा का रूपक है जो माँ की ढलती उम्र के ठीक उलट है। तो अब तक हमने जो भी देखा उसमें एक बात साफ है, कार के अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में बहुत फर्क है। लगता है ये कॉन्ट्रास्ट ही इस पूरी कविता की नींव है। बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ही है दो विपरीत विचारों या छवियों को एक साथ रखना। ये कविता इसी पर खड़ी है। एक तरफ बूढ़ी माँ, शांत, पीली, बेजान, और दूसरी तरफ भागते हुए जवान पेड़ और खेलते हुए बच्चे, गति और जीवन से भरपूर। जी, और ये सिर्फ एक दृश्य का अंतर नहीं है,
ये जीवन और मृत्यु के बीच का एक गहरा प्रतीकात्मक विरोध है। मुझे हमेशा इस कविता का अंत बहुत बेचैन करता है। वो जो कहती हैं, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये दोहराव क्यों? ये रेपिटेशन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। किसी शब्द पर जोर देने के लिए। हाँ, यहाँ स्माइल शब्द को 3 बार दोहराना ये दिखाता है कि ये मुस्कान असली नहीं है। ये एक कोशिश है। बिल्कुल, अपने दुख, अपनी चिंता और माँ से बिछड़ने के डर को छिपाने की एक कोशिश। ये दोहराव उस दर्द की गहराई को और बढ़ा देता है। इसी दोहराव से जुड़ा एक और सवाल है। माय मदर, स्माइल एंड स्माइल, इन शब्दों में एक ध्वनि बार बार आती है। हाँ, और उसे एलिटरेशन कहते हैं, जब आसपास के शब्दों में एक ही व्यंजन ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है। जैसे म की ध्वनि माय मदर में, या स्माइल एंड स्माइल में स की ध्वनि। इसका काम कविता में एक नरम लय और संगीत पैदा करना है। कविता का विषय गंभीर है, लेकिन ये डिवाइस उसमें एक कोमलता घोल देता है। एक और बात मैंने महसूस की, पूरी कविता एक ही लंबे वाक्य की तरह लगती है, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। आपने बिल्कुल सही गौर किया। इस तकनीक को एन्जाम्बमेंट कहते हैं। जब एक पंक्ति बिना रुके अगली पंक्ति में चली जाती है। जी, इसका कारण वही है जो हमने फ्री वर्स के बारे में बात करते हुए समझा था। विचारों का निरंतर प्रवाह। एकदम। कवि के मन में अपनी माँ को देखकर जो विचार और डर एक के बाद एक आ रहे हैं, वे कहीं रुक नहीं रहे। एन्जाम्बमेंट उसी बहती हुई विचार श्रृंखला को कागज पर उतार देता है। तो अब तक हमने जितने भी डिवाइस देखे, हमारी लिस्ट में एक आखिरी बचा है, सिंबॉलिज्म। मतलब कविता में मौजूद चीजों के गहरे अर्थ। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। सिंबॉलिज्म का मतलब ही यही है कि कोई वस्तु अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा गहरे अर्थ का प्रतीक हो। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग। हाँ, वो सिर्फ दौड़ते हुए पेड़ नहीं है, वे तेजी से गुजरते हुए समय और जीवन का प्रतीक हैं। और एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो अलगाव और बिछड़ने का प्रतीक है। एक ऐसी सीमा जिसे पार करने के बाद शायद दोबारा मिलना संभव ना हो। कमाल है। तो अब जब हमने इन सभी औजारों को समझ लिया है, तो देखते हैं कि इनसे कवि ने कौन सी मुख्य थीम्स खड़ी की हैं। बिल्कुल, ये सभी डिवाइस मिलकर 3 मुख्य थीम्स को जन्म देते हैं। पहली और सबसे प्रमुख थीम है उम्र बढ़ना और मृत्यु। मतलब एजिंग एंड मॉर्टैलिटी। जी, इस थीम को सिमिली, कंट्रास्ट और इमेजरी जैसे डिवाइस मजबूती देते हैं। और जाहिर है माँ को खोने का डर भी एक बड़ी थीम होगी। हाँ, दूसरी थीम है बिछड़ने का डर, फियर ऑफ सेपरेशन। ये एक बहुत ही गहरा और सार्वभौमिक डर है। इसे कौन से डिवाइस सपोर्ट करते हैं? इसे सिंबॉलिज्म बहुत ताकत देता है, खासतौर पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक और साथ ही रेपिटेशन, वो स्माइल एंड स्माइल वाला। और इन दोनों के बीच एक माँ बेटी के रिश्ते का धागा भी है। चिंता, ये सब उस गहरे प्रेम को ही दिखाता है। तो रेपिटेशन और एलिटरेशन जैसे डिवाइसेस इस बंधन की कोमलता को दिखाते हैं। बिल्कुल। थीम तो समझ आ गई, लेकिन इसे पढ़ते हुए जो एक खास एहसास होता है, वो उदासी, वो शांति, उसे हम तकनीकी भाषा में क्या कहेंगे? उसे हम कविता का टोन और मूड कहते हैं। अच्छा। कविता के टोन यानी कवि का नजरिया, यहाँ बहुत ही चिंतनशील, कोमल और उदास है। और मूड, वो भावना जो पाठक में पैदा होती है। हाँ, मूड है शांत दुख का, मतलब क्वाइट सॉरो, और एक तरह के भावनात्मक संयम का। तो सरल शब्दों में टोन लेखक का दृष्टिकोण है और मूड पाठक की भावना। एकदम सही। और इस कविता की सरल भाषा और फ्री वर्स का इस्तेमाल इस टोन और मूड को बनाने में बहुत मदद करता है। भावनाएं बहुत सीधी और सच्ची लगती हैं। ये सब परीक्षा में लिखने के लिहाज से बहुत उपयोगी है। तो अगर किसी को मान लीजिए 2 या 3 नंबर का सवाल आता है किसी एक डिवाइस पर, तो जवाब कैसे लिखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। 2-3 नंबर के जवाब के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, डिवाइस का नाम और उसकी एक लाइन की परिभाषा। ठीक है। दूसरा, कविता से वो पंक्ति जिसमें डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये समझाना कि कवि ने उस डिवाइस का इस्तेमाल क्यों किया है, उसका असर क्या पड़ रहा है। सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं है। नहीं, उसके उद्देश्य को समझाना जरूरी है। और अगर यही सवाल 6 या 8 नंबर का हो जिसमें पूरी कविता का विश्लेषण करने को कहा जाए? बड़े जवाब के लिए आपको डिवाइस को थीम से जोड़ना होगा। आप कुछ मुख्य डिवाइसेस को चुनकर समझाएं और फिर बताएं कि ये सब मिलकर कविता की मुख्य थीम को कैसे मजबूत करते हैं। जैसे उम्र का बढ़ना या बिछड़ने का डर। जी, और परीक्षकों को कॉन्ट्रास्ट, इमेजरी, सिंबलिज्म जैसे कीवर्ड्स देखने की उम्मीद होती है। एक आम गलती जो लोग करते हैं
वो ये है कि वो सिर्फ कविता का सारांश लिख देते हैं। जबकि पूछा तकनीकी विश्लेषण जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि माय मदर इट्स 66 सिर्फ एक भावनात्मक कविता नहीं है, बल्कि ये तकनीक और भाषा का एक बहुत ही सोचा समझा इस्तेमाल है। हाँ, हर डिवाइस, हर शब्द, हर चुनाव एक खास उद्देश्य पूरा करता है। बहुत ही दिलचस्प। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। जी। हमने बात की कि ये कविता फ्री वर्स में है, मतलब बिना किसी नियम के। तो क्या नियमों की यही कमी कविता में मौजूद बिछड़ने के डर, अनिश्चितता और नियंत्रण खो देने के भाव को और अधिक शक्तिशाली नहीं बनाती? सोचने वाली बात है। कभी-कभी संरचना का अभाव ही सबसे बड़ी और सबसे सार्थक संरचना बन जाता है।